हेलो। आज के वीडियो में मैं उन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा जो कि फ्योल ने दिए थे। ये 14 प्रिंसिपल आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, इसमें हमें ये बताया गया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और हर पार्ट को एक व्यक्ति को सौंप दिया जाए कि ये वाला काम तुम करना, ये पार्ट बी जो है वो तुम करना, पार्ट सी तुम करना एंड पार्ट डी तुम करना, तो हर व्यक्ति अपने अपने पार्ट में एक्सपर्ट हो जाएगा क्योंकि वो उस काम को लगातार रिपीटेड फॉर्म में कर रहा है। वो उस काम का एक्सपर्ट बन जाएगा, उस काम में ट्रेंड हो जाएगा और धीरे धीरे उस काम में उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी काफ़ी कम होगा। तो पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क में, जिसमें हम काम को डिवाइड कर देते थे छोटे छोटे टास्क में और हर काम को अब एक एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता था। अगला प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको समझने से पहले अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जो आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है, उस चीज को बोलते हैं अथॉरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी काम को करने के लिए आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि आपको ये काम एक निश्चित टाइम में कर लेना है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं इस प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि पैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी व्यक्ति को एक्सेस अथॉरिटी दे दी, यानी कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दी ही नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दे दी लेकिन अथॉरिटी कुछ नहीं दी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति को आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उसे 100 यूनिट्स तैयार करनी है एक हफ्ते के अंदर, पर उसे अथॉरिटी नहीं दी कि रॉ मटेरियल वो खरीदे। अब अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा स्टोर रूम में, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो अपना काम या अपना टारगेट जो है 100 यूनिट्स का, वो टाइम पर कर ही नहीं पाएगा। तो आप वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर कि उसने अपने काम को टाइम पर किया क्यों नहीं, क्योंकि आपने उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दी थी लेकिन उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करती हुई अथॉरिटी नहीं दी। यानी कि एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो था लेकिन अथॉरिटी काफ़ी कम थी। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब, यानी कि आप काम को पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसमें यह बताया गया है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन के सभी कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि हमें जो चीज़ें बताई गई हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं एग्रीमेंट के अंदर, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन के अंदर दो चीज़ें और आती हैं। एक होता है अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना और दूसरा सभी पर नियम बराबर रूप से लागू हो, सभी के साथ फेयर डिसीजन लिया जाए, यानी कि जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज इक्विवेलेंट रहें सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने रूल ब्रेक किया तो उसके लिए अलग जो है आप पनिशमेंट दे रहे हैं और दूसरे के लिए आप फेवर कर रहे हैं थोड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्योल ने यह भी बोला कि डिसिप्लिन जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों लेवल पर बराबर ही होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एम्प्लॉय के तौर पे आपको अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से। दूसरी तरफ सुपीरियर्स को अपनी जो कमिटमेंट है, यानी कि आपने अगर ये बोला है कि अगर आप ये पर्टिकुलर वर्क समय से पूरा करेंगे तो हम आपका इंक्रीमेंट करेंगे या प्रमोशन देंगे या आपके वेज को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उसे बेहतर करेंगे। तो दोनों लेवल पर कमिटमेंट्स का फुलफिलमेंट होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वाला प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके तहत ये बताया गया है कि एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्डर जो है वो एक ही बॉस या एक ही सुपीरियर से रिसीव होना चाहिए और वो उसी बॉस या उसी सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल भी होना चाहिए। एक एम्प्लॉय के ऊपर कई सारे बॉसेस या सुपीरियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे बॉसेस ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और किसी के भी ऑर्डर को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा। तो फ्योल ने बताया था यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए और उसी के लिए वो अकाउंटेबल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उससे कहा गया कि आप थोड़ा प्रोडक्शन जो है वो स्लो करिए। इससे क्या होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, आउटपुट जो है वो बेहतर आएगा, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी आएगी।
ऐसा एक प्रोडक्शन इंचार्ज ने अपने एम्प्लॉय से बोला। लेकिन सेल्स इंचार्ज जो है, जो उसका दूसरा बॉस है, उसने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं नहीं, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो, क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी सारे आए हुए हैं, उन ऑर्डर्स को फिलफिल करना है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर जो है वो फॉलो करे। तो यहां पर मल्टीपल बॉसेस हो गए तो कंफ्यूजन भी बढ़ गया। अगला प्रिंसिपल देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें यह बताया गया है कि एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज के एफर्ट जो हैं वो केवल एक ही गोल की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकती है। वन यूनिट मींस वन प्लान, इसी में बताया गया था। अगला देखते हैं, अगला प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में बताया गया था कि किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल गोल जो होते हैं वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल जो होते हैं वो फार इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर व्यक्ति को अपने गोल्स को ना ध्यान में रखते हुए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रखना चाहिए और उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि अपने गोल्स को। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, आपको बोला गया कि रॉ मटेरियल खरीद के लाइए, लेकिन आपने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अपने रिश्तेदार को ऑर्डर दे दिया, बजाय कि सारे मार्केट में जितने भी सप्लायर्स थे उनके पास आप जाते, रेट कंपेयर करते और रेट कंपेयर करने के बाद सबसे बेहतर सप्लायर से आप ऑर्डर लेते। आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, अपने एक रिलेटिव से ऑर्डर ले लिया और अपने प्राइस पर उस चीज़ की बिलिंग करवा ली और आपने पर्सनल बेनिफिट ले लिया। इससे आपका तो फायदा हो गया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसे प्रायोरिटी नहीं देनी है, जनरल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। इस प्रिंसिपल के तहत यह बताया गया है कि एम्प्लॉय जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे हमेशा फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी देनी चाहिए, फेयर अमाउंट ऑफ वेजेस देना चाहिए। इससे क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना काम जो है वो अच्छे से करेगा, उसकी एफिशिएंसी हमेशा बेहतर रहेगी क्योंकि उसे फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी या मनी मिलता है। इससे उसका मोरल हमेशा बूस्टअप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो बजाय अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दें, ओनर्स को ऐसा करना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को बोनस वगैरह देना चाहिए कि इस साल हमने प्रॉफिट अर्न किया है, क्यों ना हम अपने एम्प्लॉयज को बोनस दें, जिससे वो इनकरेज हों और अगले साल भी प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में ये बताया गया था कि फेयर तरीके से हम लोगों को पे करें। अगला है प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको समझने से पहले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का कुछ लोगों के हाथ में रहना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो है वो कई सारे लेवल्स में कई सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इस प्रिंसिपल में फेयोल ने बताया था कि ना ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड रहना चाहिए ना डिसेंट्रलाइज्ड रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी पावर जो है वो केवल ऊपर के बंदों के पास है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी पावर जो है वो नीचे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, जैसा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। एक ऑर्गेनाइजेशन को ना कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, उसके बीच में भी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन को समझते हैं। स्केलर चेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा पैटर्न है जो हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन हर व्यक्ति से पास होती हुई निकलेगी, यानी कि हर व्यक्ति से पास होती हुई गुजरेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ऑर्डर आया है तो वो ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, डी के पास जाएगा, फिर ई एफ जी एच एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगा। कोई भी इसमें जो रैंक है या पोस्ट है वो स्किप नहीं हो सकती। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमें यही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सभी के पास बराबर मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, फेयर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए हर व्यक्ति के पास। इसमें यह भी बताया गया था कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की एक चेन होती है जो हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक तक होती है। ये चेन कभी भी वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन सही ऑर्डर में फ्लो होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज इस प्रिंसिपल में यह भी देखी गई कि इंफॉर्मेशन जब हर
जगह से पास होते हुए निकलती है तो कई बार उस इंफॉर्मेशन में पास होने में काफी देरी हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया था फ्यूल ने, जिसे बोला गया गैंग प्लैंक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक शॉर्टकट तैयार किया है। जैसे इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, ई को अगर ओ से कांटेक्ट करना था तो ऐसा नहीं हुआ कि ई के बाद इंफॉर्मेशन डी के पास गई, डी के बाद सी के पास गई, ऐसा नहीं हुआ। वो इमरजेंसी सिचुएशन थी तो ई डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकता है ओ से। इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक, यानी कि शॉर्टकट टू कम्युनिकेट विद अदर। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखिए यहां पे ऑर्डर का मतलब कमांड देना नहीं है, यहां पे ऑर्डर का मतलब है आपकी सारी चीजें ऑर्डर में रखी हुई हैं या नहीं रखी हुई हैं, आपकी सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज हैं या नहीं है। इस प्रिंसिपल में हमें यह बताया गया है कि मैन और मटेरियल हमेशा फिक्स प्लेस पर मिल जाने चाहिए। इससे लोगों के समय की बचत होगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की बर्बादी कम से कम होगी। आपके व्यक्ति, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलना है, उसका अगर एक पर्टिकुलर केबिन निश्चित है तो वो उसके पास इजीली जा सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। एक लेबर है, उसे मालूम है कि मेरी टूल और किट उस जगह रखी होती है, अगर वहां से बार बार इधर उधर मिसप्लेस होती रहेगी तो उसे ढूंढने में दिक्कत आएगी और आपके काम वगैरह जो हैं काफी पेंडिंग रहेंगे। तो हर चीज का, मैन और मटेरियल का जगह जो है वो फिक्स रहना चाहिए, जिससे कि किसी के भी समय की और एनर्जी की बर्बादी ना हो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसका मतलब यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी के साथ समान रूप से बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक्स्ट्रा फेवर करें या किसी को एक्स्ट्रा पनिश कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना रिलीजन के बेस पर, ना लैंग्वेज के बेस पर, ना कास्ट के बेस पर, ना इस बेसिस पर कि वो आप मेल हो कि फीमेल हो। आप कभी भी जस्टिस करें तो इक्वल ट्रीटमेंट में करें, यानी कि आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। कोई भी अनड्यूली फेवर नहीं देना चाहिए आपको, ना किसी को फालतू में पनिश करना चाहिए। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका पर्सनल का मतलब है यहाँ पर एम्प्लॉय से है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को अगर मालूम हो कि उसकी जॉब जो है वो सिक्योर है, यानी कि अगर आप उसे फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं, आप उसके मन में से फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन का डर निकाल देते हैं, यानी कि आपको फायर कर दिया जाएगा अगर आप इस काम को ऐसे नहीं करोगे तो। अगर ये सारे आप डर जब निकाल लेते हो तो उस एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर निकल कर आता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आपको फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉय को। इससे उसके कंट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आएगा। तो आपको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उसके दिमाग से निकाल देनी है, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकें। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इसका मतलब है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो फ्रीली आपसे, बॉस से या सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकें या एक सजेशन दे सकें। क्या पता वो सजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दे, और प्रॉफिट के बदले में आप उसे बोनस वगैरह भी दे दीजिए, उसके काम के लिए आप उसे प्रमोट कर दीजिए। इससे उसे भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अगली बार वो फिर से एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की सोचेगा। तो यहाँ पर फ्योल ने यही सजेस्ट किया था कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए जहाँ पे हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो हमारे पास आएँ और हमें बेहतर सजेशन दें प्लान बनाते समय या किसी भी काम को करते समय। इससे वो भी सेटिस्फाई रहेंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बेहतर रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो ये प्रिंसिपल नंबर 13 था। देखते हैं लास्ट प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इस प्रिंसिपल में यही बताया गया कि मैनेजमेंट को हमेशा टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर हमेशा यूनिटी होनी चाहिए, लोगों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए और एक मैनेजमेंट को हमेशा टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ने एक टारगेट दिया है 100 यूनिट्स को बनाने का 10 लोगों को, ठीक है। उन 10 लोगों ने इस टारगेट को 10-10 यूनिट के हिसाब से आपस में डिवाइड कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपना अपना काम करना है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर 2 वर्कर जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और अब लोग रह गए केवल 8। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट के तहत 8 लोगों को अब वो काम जो है वो आपस में उसी रेशियो में बांट लेना है, ठीक है। उन 2 लोगों का काम भी हम कर लें। इससे क्या होगा, एक टीम स्पिरिट नजर आएगी, आपका फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेहतर एनवायरनमेंट तैयार रहेगा और हम अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे फ्यूल के सारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।